विषय को सही तरह से रखें, शब्दों का अर्थ बताएं, क्योंकि शब्दों का अनर्थ पिछले 70 साल से इस देश में एक खेल बन गया है। मैंने अपनी हर स्पीच में कहा है कि राजनीतिक लोगों से मुझे किसी किस्म की शिकायत नहीं है, क्योंकि हर खेल के नियम होते हैं। अगर आप उन नियम को नहीं मानेंगे तो उस खेल में जीत नहीं मिलेगी। निजी तौर पे हो सकता है कि आपको उस खेल के नियम पसंद ना हो, अच्छे ना लगें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि फुटबॉल के मैदान में आप उतरें और रेफरी से कहें हमें इसमें हॉकी के नियम चाहिए। यह नहीं हो सकता। शायद यही वजह है कि आजादी के बाद पहली बार जिन नियमों के तहत भारत में राजनीति हो रही थी, उस राजनीति में सनातनी ताकतें, हिंदूवादी ताकतें, राष्ट्रवादी ताकतें लगातार अपने आदर्शों के नियमों के तहत गेम खेल रहे थे। हजारों साल की संस्कृति और परंपराओं के कारण उनके अंदर कुछ चीजें घर कर गई थी कि हम अपने नियम को नहीं बदलेंगे, हम इन्हीं नियम से खेलेंगे, हारें या जीतें। जिस दिन भारत के लोगों ने खेल के नियम बदल दिए, उसी दिन 2014 पैदा हो गया। इसलिए आदर्शवाद अच्छा लगता है, बहुत उसकी व्याख्या होती है, लेकिन आदर्शवाद से दुनिया को नहीं जीता जा सकता। दुनिया को वही भाषा पसंद होती है जिस भाषा में वो समझते हैं। और एक राजनीतिक तो ऐसा है, अगर उनकी बातों को मैं पिछले 1917 से सुन रहा हूं, हर एक से वो यही बात कहते हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दुनिया की भाषा उसी आदमी को आती है। जब भी कोई बात होती है सार्वजनिक मंच पे आते हैं, और ये फर्क है सफेद रंग की खादी पहनने में और गेरुआ वस्त्र पहनने में। उत्तर प्रदेश में एक आदमी है, सुबह कब सोता है पता नहीं, कब उठता है पता नहीं। यह गेरुए वस्त्र का प्रताप है। पूरी दुनिया के लोगों को कहता है जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में समझा दूंगा। इतनी भाषाएं उसे आती हैं। और जब उसने ये भाषा बोलना शुरू की तो जो लोग उसको मजाक समझ रहे थे, बोले ये पूजा वूजा करने वाला आदमी होगा, ये क्या हमें समझाएगा। उसने एक आदेश दिया, आंदोलन करिए, आंदोलन करना लोकतंत्र में आपका अधिकार है। आंदोलन करते करते अगर बस जला दी और रेल जल गई, पूरा वीडियो है मेरे पास, जो जो जलाते हुए जिस जिस पकड़ा गया पूरे पैसे वसूल करूंगा। इतना ही आदेश दिया। कुछ लोग गफलत में थे क्योंकि 70 साल में उन्होंने राजनीति में जो लोग भी थे वो अलग अलग किस्म के दलाल थे, जो इस राष्ट्र को बेच करके अपनी दुकानें चला रहे थे। उनको गलत आदत लग गई थी, ये भी ऐसा ही होगा। आखिर तक नहीं माना, और जब नाम सार्वजनिक होने लगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास के बाहर 5-5 फीट लंबी दाढ़ियां, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने लोग बोले मौला माफ कर दे, एक बार माफ कर दे मौला। इसको कहते हैं जिसको जो भाषा समझ में आए उसी भाषा में जवाब देना चाहिए, और भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन भाषा की मर्यादा भी इतनी न रखी जाए कि आप जो कहना चाहते हैं वो कह ना पाए। 2014 से पहले
आप हिंदू नहीं थे, सनातनी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। गुजरात के लोग भी 2002 से पहले न सनातनी थे न हिंदू थे। एक आदमी को 15 साल ट्रेनिंग दी आपने, हर किस्म का ऑपरेशन करना सिखाया। पूरी दुनिया इस भ्रम में रही है मीठा खाना खाते हैं, ये तो ऐसे काम करेंगे ही नहीं। आपने इसी धरती पर ये जो जगह है, इसका नाम मैं बार बार गौधरा इसलिए कह रहा हूं कि मैं सुबह उस ट्रेन को देखने नहीं गया था। मैं कोई नेता नहीं हूं जिसकी तस्वीर खिंचेगी, अखबार में लगेगी। मैं कभी चाहता भी नहीं हूं कि मेरी कोई तस्वीर आए। मैं उन 58 कार सेवकों को नमन करने गया था। मुझे खुशी है कि जब ये 2002 में ये सब हुआ तो पूरी दुनिया को अंदाजा नहीं था। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने पे विश्वास रखिए, अपनी परंपराओं संस्कृति पे विश्वास रखिए, अपनी आस्थाओं पे विश्वास रखिए, और विश्वास को ऐसे मत बदलिए जैसे अक्सर आप बदल देते हैं। एक मंदिर गए, मंदिर में दुआ मांगी, दुआ पूरी नहीं हुई, दूसरे मंदिर चले गए। बेटे को पास कराना है तो भंडारा होगा, बेटी की शादी करनी है तो 5000 लोगों का भंडारा होगा। जिस तरीके से मंदिर में आप देवी देवताओं को बदलते हैं, आप अपनी आस्थाओं को मत बदलिए। अपनी आस्थाओं पर डगट रहिए। सरकारें आती हैं, जाती हैं, पार्टियां टूटती हैं, बिगड़ती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए 2002 में जो भी कुछ यहां हुआ, जिन 58 कार सेवकों को, जिन जिहादियों ने यह सोचकर जलाया था कि हम इनका न सिर्फ मनोबल तोड़ेंगे, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में हम इनको कमजोर कर देंगे। उस वक्त दुनिया में किसी को नहीं पता था कि इसी प्रदेश की धरती से एक आदमी निकलेगा, 14 में दिल्ली पहुंचेगा, अकेला होगा। लोग उसको भी सीरियस नहीं ले रहे थे। लोगों ने समझा अकेला है, घेरो इसको। गुजराती इस मामले में पूरे बिजनेसमैन हैं। उन्होंने कहा यह अकेला पड़ रहा है। 5 साल के कारण लोग इसे थका हुआ समझ रहे हैं। आपने कहा दूसरा भेजो, और जब आपने दूसरा भेजा तो 5 साल में जो भारत का तंत्र था, सिस्टम था, जो व्यवस्था थी, वो ये सोच के बैठी थी कि 5 साल बाद हम ये चला जाएगा। देश कोई राजनेता नहीं चलाता, व्यवस्था चलाती है। 5 साल तक अकेले चलाई। 19 में जब दूसरा भेजा आपने, तो व्यवस्था को समझ में आ गया। अब उनको डर लग रहा है कि 24 में कौन आने वाला है। इसका असर होता है, जरूर होता है, जमीन पे होता है। आप 712 से जिस भाषा को सुन रहे थे, जिस जहालत को देख रहे थे, जिस आक्रांताओं को देख रहे थे, जिस मजहब की किताब में लिखा हो कि मुशरिक का कत्ल वाजिब है, मुशरिक मीन मूर्ति पूजक, उस किताब के लोगों से आपका कैसा भाईचारा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और आप तो छोड़ दीजिए, आप तो फिर भी एक अरब परंपरा के लोग हैं। जिन लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद को सुबह की फजर की नमाज में कत्ल किया हो, उनकी बेटी फातिमा का मर्डर किया हो, उनके बच्चों को मारा हो, उनकी दोस्ती आपसे हो सकती है? वो मोहम्मद के सगे नहीं हुए, आपके सगे होंगे। आप किस गलतफहमी के शिकार हैं? आप अपने निजी संबंधों को सार्वजनिक संबंध समझते हैं। किसी की आपकी दोस्ती हो सकती है, किसी के साथ आपके निजी रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन वो रिश्ते
राष्ट्र के लिए नहीं हो सकते। इसीलिए इसी